नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद जिस तरह से देश के नेताओं का रवैया रहा है वो निराशाजनक भी है और साथ ही चिंताजनक भी। जिस तरह से चुनाव के दौरान नेता बिना मास्क के प्रचार करते रहे और जनता भी कोविड दिशा निर्देशों का ख्याल किए बगैर रैलियों में जमा हुई, वो चौंकाने वाला मंजर था। विशेषज्ञों ने चेताया कि विधानसभा चुनाव खत्म होने पर बंगाल में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड बन सकता है। उनका कहना है कि 8 चरणों तक चलने वाली चुनाव प्रक्रिया कोरोना के लिहाज से भारी साबित हो सकती है। उधर किसान आंदोलनकारी भी कोरोना से बेपरवाह रवैया दिखाए हैं। सरकार भी उनसे कई बार ये अपील कर चुकी है। गुरुवार को किसान नेता राकेश टिकैत से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसान तो अपने गांव में ही हैं। उन्होंने कहा कि हम 5 महीने से यहां रह रहे हैं और अब यही हमारा गांव है। टिकैत ने दावा किया कि किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कई किसानों ने कोरोना वैक्सीन भी लगवा ली है। अगर सरकार यहां कैंप लगाए तो किसान वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए भी तैयार हैं। बीजेपी ने किसानों को गैर जिम्मेदार ठहराया। नेता ने कहा कि ये लोग किसान नहीं है, किसान होते तो कोरोना के चलते दिल्ली की स्थिति को खराब करने मार्च नहीं करते। बुधवार को किसानों ने कोविड के प्रतिबंध के बावजूद पंजाब से दिल्ली के टिकरी सीमा की ओर बड़ी संख्या में मार्च किया और यहां पर दावा करते हुए किसान कोविड-19 और साथ ही सरकार दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि वे महामारी के दौरान अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन विरोध करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। धार्मिक नेता भी कोविड प्रोटोकॉल को ताक पर रख रहे हैं। कुंभ इसका जीता जागता उदाहरण है। कुंभ के बाद जिस तरह से भक्तों और संतों में कोविड का अटैक हुआ वो भी काफी गंभीर बात है। इधर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उसने क्यों वक्त पर पाबंदियों की बात नहीं की। जाहिर है सभी पक्ष दोषी हैं और आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये मंजर है चुनावी रैलियों के और उसके साथ साथ अगर इन तस्वीरों पर आप गौर करें तो आपको लगेगा क्या यहाँ पर कोरोना नाम की कोई चीज है, लेकिन नहीं। वाकिफ हर कोई है कोरोना से, कोरोना की गंभीरता से, कोरोना जैसी महामारी से, इसके परिणाम से, इसके नतीजों से, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखा जाता है और हर तरफ सिर्फ लापरवाही देखने को मिलती है। ये जो आप मंजर देख रहे हैं ये किसान आंदोलन का मंजर है। हालांकि देखा जाए तो फिलहाल ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लापरवाही सिर्फ एक तरफ से हुई है, बल्कि ये सभी आयोजन कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को लेकर जिम्मेदार हैं। एक तरफ किसानों का आंदोलन, दूसरी तरफ कुंभ का आयोजन, तीसरी तरफ चुनावों की रैलियां और उसके साथ साथ चुनावी रैलियों के साथ साथ आपको बता दें कि कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पर अभी भी अगर देखा जाए तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें कई नेता भी दूसरे दूसरे पार्टियों के सियासी दलों के शामिल हैं। वो भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आते, बल्कि उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई इस बार हुआ है, बल्कि अगर 2020 के भी आंकड़े देखेंगे तो उस दौरान भी लॉकडाउन से पहले यहां तक कि कई जगह ऐसी रही जहां पर लॉकडाउन के दौरान भी कई सियासी दल कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए गए। उस दौरान अगर देखा जाए तो तस्वीर अभी भी बल्कि इस बार काफी ज्यादा भयावह है, क्योंकि इस बार जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव, वहां पर नेता सभी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ कुंभ के आयोजन की तस्वीरें जो कि इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां भारी संख्या में साधु संत पहुंचते हैं और स्नान बाकायदा हो रहा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा कि कितना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन, जो कि किसान अपनी जगहों से हटने के लिए तैयार नहीं। और अगर देखा जाए तो कई लापरवाह लोग, कई लापरवाह सियासी दल, कई लापरवाह सियासी लोग, जिन्होंने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोरोना को बढ़ावा देने में एक आहुति ही दी है। और ऐसे में ये देखिए ये मंजर कहीं और का नहीं बल्कि किसान आंदोलन का है। और उसके अलावा कई चुनावी रैलियां भी जिम्मेदार हैं कोरोना के संक्रमण को लेकर। एक तरफ जहां लगातार 2000 से भी ज्यादा अब रोजाना के आंकड़े आ रहे हैं कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत को लेकर, कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो चिंता में डाल देती हैं कि आखिर स्थिति जा कहां पर रही है। और अगर भयावह हो रही है, भयानक हो रही है, तो फिर उसके लिए क्या सिर्फ आम लोग जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। ये तस्वीरें इस बाबत कई सवाल खड़े कर देती हैं।
तो ये जो मंजर आपने देखा, ये जो भी तस्वीरें आपने देखी, चाहे वो कुंभ की हो, चाहे वो सियासी रैलियों की हो, चाहे फिर वो किसान आंदोलन को लेकर हो, सवाल यही उठता है कि आखिर अपनी जिम्मेदारी कोई समझता क्यों नहीं। जब जिंदगी रहेगी तभी आगे की मांगें पूरी होंगी, तभी इस तरह के लोग वहां पर पहुंचेंगे, इस तरह के आयोजनों का कोई मतलब बनकर बैठता है। लेकिन अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी, लोग ही नहीं रहेंगे, तो आखिर इन आयोजनों का मतलब क्या है। सवाल ये उठता है कि जो आयोजन किए गए हैं, आम लोग तो उसमें शामिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आयोजनों के पीछे सियासी दल हैं, सरकारें हैं, प्रशासन है, जो कि बाकायदा इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। लोग बाकायदा वहां पर पहुंच रहे हैं और कोरोना संक्रमण पर लगाम लगानी उतनी ही मुश्किल होती जा रही है। सवाल यह है, सियासी दल अपनी जिम्मेदारियों को आखिर समझेंगे कब। इसी बाबत बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन मलिक हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही अतुल लोधे पाटिल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और बादल देवनाथ हैं, जो कि नेता टीएमसी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही राज सिंह देसवाल है, सचिव बीकेयू, ये भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। रमन मलिक जी, आम जनता को तो समझा रहे हैं हम लोग कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, उसके साथ साथ जो दूसरी गाइडलाइंस है उनका पालन कीजिए। सियासी दलों को, सियासी नेताओं को भला कौन समझाएगा? उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा? रमन मलिक जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि सियासी लोग जो हैं वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से चल रहे हैं। पिछली बारी ना सही, लेकिन इस बारी तो शायद हरियाणा में कांग्रेस ने भी कोरोना से लड़ने के लिए कुछ लोगों को, कुछ पब्लिक को हेल्प कराने के लिए लोगों को उन्होंने अपॉइंट करा है। मैं आज सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूं कि इस समय दो काम हो सकते हैं। या तो हम टीवी पे बैठ के चिल्ला चिल्ली कर लें, जो हुआ ठीक है, वो सामने है सबके कि कौन कौन से प्रदेश में क्या क्या हुआ, और ये भी सामने है कि किस प्रकार से जहां भाजपा का कोई मुख्यमंत्री है वहां प्रदेश सरकार की गलती, और जहां भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं है वहां मोदी जी की गलती। लेकिन मेरे ख्याल से आज हम उस ब्रिज को पार कर चुके हैं। आज हमको गलतियां नहीं ढूंढनी, आज हमको सभी को, चाहे वो कांग्रेस का हो, टीएमसी का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, कोई भी हो, उसको सिर्फ समाज और लोगों के काम आने का समय है। जिस समय ये कोरोना की महामारी खत्म हो जाए, जिस समय कोरोना का ये भयावह जो काल है वो खत्म हो जाए, उस समय फिर राजनीति कर लें, फिर तू मैं कर लेंगे, फिर अपने पक्ष रख लेंगे। लेकिन आज ना भ्रम और ना ही ये जो एक खौफ का माहौल बनाने की कुछ लोग चेष्टा करते हैं, वो हमारे को इस तरीके की खबरें नहीं फैलानी चाहिए। दूसरी बहुत बड़ी बात, हाँ, मैं मानता हूं कि स्थिति बहुत खराब है, दर्द होता है। 5 दिन से मैं सिर्फ दर्द ही सह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे रोना, बहुत सारी जान गई मैंने देखा है। मैं जिनकी मदद नहीं कर पाया, कोशिश पूरी कर रहे हैं सभी, कांग्रेस के भी लोग कर रहे हैं, भाजपा के भी कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज और हमको नहीं भूलनी चाहिए कि जहां लोग पीड़ित हैं, जहां लोगों की मृत्यु हो रही है, वहां पे लोग ठीक भी हो रहे हैं। हमको इस समय देश के अंदर एक संभल, देश के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज का भी संचारण करना चाहिए, ताकि ऑल इज नॉट लॉस्ट, ये जो ऑल इज लॉस्ट का एक माहौल बन रहा है, उसकी जगह ऑल इज नॉट लॉस्ट का माहौल बने, और शक्ति मिले पूरे समाज को इस विषय से लड़ने के लिए। और जब ये लड़ाई खत्म हो जाए उसके बाद हम कर लें जो करना है, लेकिन हाँ, आज जान बचानी जरूरी। ठीक है, आपने कहा कि पुराने जो गलतियां हुई हैं उस पर गौर ना किया जाए। चलिए पहले 2020 की बात कर लेते हैं। कहीं और नहीं जाते हैं, गुजरात पहुंच जाते हैं। गुजरात में बाकायदा जो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी में, कांति गांधी जी, उनके यहाँ उनकी पोती की शादी थी। 4 शहर जहां पे नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, उस दौरान 2020 की बात कर रही हूं मैं, दिसंबर की, 6000 लोग उस सगाई में पहुंचते हैं। तस्वीरें बाकायदा काफी वायरल हुई होंगी, आप भी चूंकि इस सियासी दल में हैं, यहीं पर है, तो आपने भी देखी होंगी। चलिए, तो 2020 का मंजर रहा। अब 2021 की बात कर लेते हैं।
पश्चिम बंगाल में सभी ने देखा, असम में सभी ने देखा कि किस तरह से रैलियां हुई, किस तरह क्या से लोग सिर्फ वहां पर भाजपा पहुंचे। की रैली हो रही थी? ठीक है, सुनिए ना, हम तो फिलहाल सत्ता दल से सवाल करेंगे ना, तो वो चलिए लापरवाहियां करिए, तो अब भी हो सियासी रही है, सवाल करें। वो लापरवाहियां तो सियासी अभी हो रही सवाल है। करिए और सियासी जवाब लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन चूंकि सत्ता में आप है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। बिल्कुल। तो फिर ये बताइए कि ये जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव भी सबने देखा था, बाकायदा यहाँ पे वर्चुअल रैलियां हुई थी, खुद अमित शाह जो है गृह मंत्री हमारे, वो वर्चुअल रैली कर रहे थे, जेपी नड्डा जी वर्चुअल रैली करते हुए नजर आए। वही पाबंदियां, वही प्रिकॉशंस, वही गाइडलाइंस इस बार क्यों नहीं पालन किया गया उनका, उनको क्यों नहीं नजर देखिए, रखा? 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से बोलूंगा। हम्म जिस प्रकार से विषय और स्थिति कोरोना की आंकड़े मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं। हम्म अगर हम दिसंबर जनवरी की आंकड़े देखें हम्म तो हमको साफ दिखता है कि क्या स्थिति थी। हम्म उस समय ऐसा लगता था, और चीजें जो कोविड का रैलीज के लिए सभी सियासी दलों को दी गई, सभी सियासी दल, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने, चाहे किसान नेता भी हो, उन्होंने कंटिन्यू कर रखा और उसी तरीके से काम करे। हम्म लेकिन मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि हमारे से तो पूछ रहे हैं कि आपने क्यों नहीं बंद कर दी। ये नियम कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के अंदर जो भी नियम थे वो सबके लिए थे, हम्म तो सिंगल आउट करने की आवश्यकता क्यों है? या तो आप सबसे एक बराबर ये बात करें, और या आप ये पूछें कि जी सिंगल आउट करेंगे हम। अगर आपने सिंगल आउट करना है तो फिर तो कोई विषय ही नहीं है, फिर तो विषय तो खत्म हो गया, सिंगल आउट हो गए तो। लेकिन ये काम सबने करा है और सब वहां थे, कोशिश सबने करी। भाजपा खासकर, मैं आपको बता सकता हूं, पिछली बारी भी 5 करोड़ से ऊपर मास्क, सैनिटाइजर 5 करोड़ से ऊपर, 20 करोड़ के ऊपर खाने के पका हुआ खाना पैकेटों में बांटा, 5 करोड़ से ऊपर राशन के पैकेट बांटे। इस बारी भी काम चल रहा है। और आपको बता दूं, सेवा ही संगठन नाम से हमने कार्यक्रम शुरू करा हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में हर जिला अध्यक्ष ने एक हेल्पलाइन नंबर, और सारी की सारी संगठन लोगों की मदद करने के लिए जमीन पे उतरा हुआ है। अगर हमने रैली की, अगर हमने जो हमारा सियासी जो विषय है, इलेक्शन जो है 5 साल में आते हैं, या तो ये होता कि ऑर्डिनेंस पास होता है कि इलेक्शन डेफर हो गए थे, फिर एक अलग विषय होता। लेकिन वो ऑर्डिनेंस कैसे पास होगा जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी? वो बिल कैसे पास होगा? नहीं हो सकता। ठीक है अतुल जी, देखा जाए तो अभी जिस तरह से कहा रमन मलिक जी ने कि सिर्फ आप सिंगल आउट नहीं कर सकते, जो बाकी सियासी दल हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो चूक तो वहां पर भी हुई है। बाकायदा जब कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी, उस दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से बाकायदा किसान के पास पहुंच रहे थे लोग, बाकायदा किसी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कांग्रेस नेता भी बाकायदा पश्चिम बंगाल में भी देखे गए, असम में भी देखे गए, जहां पर चुनावी रैलियां होती हुई नजर आई। अभी भी कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं जहां पर बाकायदा देखा जाता है कि कांग्रेस नेता या कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते। कुछ तो जिम्मेदारी समझिएगा, आखिर उन्हें क्यों नहीं समझा पाते आप? नहीं, ऐसा है प्रियंका जी, पहले तो मैं रमन मलिक जी और उनके भाजपा दल का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ भारत की जनता की तरफ से कि उन्होंने 5 करोड़ सैनिटाइजर, थाली और वो जो है ना, वो सब हमको खाने को दिया और हमें जिंदा रहने का एक मौका दिया। इसलिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं भारत की जनता की तरफ से। बाकी किसी ने कुछ नहीं किया, इनके वजह से हम जिंदा हैं, ये पहले ही मान लेता हूँ। आप एक बात बताइए, राहुल जी से ज्यादा जिम्मेदारी से इस वक्त किस नेता ने काम किया? उन्होंने 12 फरवरी 2020 को पहले बताया, आगाह किया था सरकार को कि जिस तरह से हमें इससे लड़ना चाहिए, हम लड़ नहीं रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स डाउन करनी चाहिए, बॉर्डर्स डाउन करनी चाहिए, जितने लोग भारत में आते हैं उनको क्वारंटीन करनी चाहिए, उनको ट्रीटमेंट दे के क्योर करके वापस भेजना। पहले अभी काफी सारे उन्होंने, हमने देखा जितने माइग्रेंट लेबर है बेचारे घूम रहे थे पैदल पैदल, आज भी धब्बे उनके खून के इस देश के हाईवे पर, वो सालों साल नहीं जाएंगे, इतिहास में वो बात लिखी गई है अभी। तभी उन्होंने कहा था उनकी जेब में 10,000 रुपए तुरंत डाले जाएं और 7,500 रुपए उन्हें दिया जाए। इसके 2 मकसद थे। एक तो उन्हें लगता कि सरकार हमारे पीछे खड़ी है, चाहे वो विपक्ष रहे पक्ष रहे, दोनों की जिम्मेदारी है, और डिमांड कम नहीं होती, और हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए जो है ना वो घूमते रहते, दोनों रुक गए, वो भी सलाह नहीं मानी।
अभी राहुल जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने रैलीज बंद कर दी अपनी। और मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने अपना सब करने के बाद रैली बंद की और उसके बाद गाइडलाइंस आती है इलेक्शन कमीशन की। ये राहुल जी ने बंद करने के बाद इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस क्यों नहीं आती? ये भी सवाल खड़ा किया जा सकता है। और सवाल ये नहीं है, गैर जिम्मेदाराना कहाँ बरता हुआ मैं बताता हूँ। नवंबर में जब यूरोप में सेकंड वेव आई थी, तब हमारा केंद्र सरकार ICMR सारा ये बता रहा था कि हमने 69% हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली है। मार्च के पहले हफ्ते में डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है वो ये कहते हैं कि हमने कोरोना की लड़ाई जीत ली। कौन वाहवाही लूट रहा था दुनिया भर में कोरोना से लड़ने की? तो इसके वजह से सारा देश जो है वो बेदखल रहा और उसको कोरोना ने पकड़ लिया, जो कि छूटने वाला नहीं था। आज मुझे बताइए, जिस तरह से ये बताते हैं ऑर्डिनेंस निकालना, ये बिल की बात करते थे, इन्होंने तो रौंदा है संसद को, जो बिल पास कराना है कर लिया है। डिवीजन कहाँ दिया इन्होंने कि किसान बिल जो पास किए हैं उस वक्त राज्यसभा में इन्होंने तो रौंदा है सारे परंपराओं को संसद के, और ये बोलते हैं कि बिल 2/3 मेजोरिटी नहीं है। सवाल ये है, रमन मलिक जी मैंने आपका पूरा सुन लिया, देती हूँ मैं आपको भी वक्त दूंगी। रमन जी, आपको इस बात का जवाब देने के लिए आप ही जवाब दें, यहाँ पर इन सवालों का जवाब आप ही देंगे। आपके पास आऊंगी मैं भी। एक बात पूरी हो जाने दीजिए अतुल जी की, उसके बाद आती हूँ आपके पास। रमन जी, कांग्रेस को यही चाहिए। रमन मलिक जी मैं भी बीच में इंटरव्यू करके, ठीक है रमन जी बताइए, राहुल गांधी ने आज तक राहुल गांधी ने टीका क्यों नहीं लगवाया कोरोना का? एक बात आप समझ लीजिए, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना वो घर में सबका खाना होने के बाद खुद खाना खाता है, पहले खाना नहीं खा लेता है। मैंने अभी ऐसा नहीं होता साहब। अमित शाह जी पेशेंट को देखने जाते हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं, बिना मास्क पहने अमित शाह जी इकलौते जो देश के गृह मंत्री है जो बिना मास्क पहने पेशेंट को देखते हैं, और इर्द गिर्द सारे डॉक्टर उनके साथ वाले सारे मास्क पहने। राहुल गांधी ने हर वक्त मास्क पहना। एक तस्वीर दिखा दीजिए राहुल जी, एक तस्वीर दिखा दीजिए रमन मलिक जी। झूठ बोलना बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। राहुल जी ने हर वक्त हाथ जोड़ के बैठे हुए थे, मिर्ची लगती है सच कहने से, मिर्ची लगती है। इस देश के प्रधानमंत्री बिना मास्क से सारी सभाएं करते, रैलीज करते हैं। अब बताइए, राहुल जी ने हर रैली को मास्क पहना है। अमित शाह जी ने कब मास्क पहना है? अरे जिम्मेदारी का जरा ध्यान रखिए। और अभी भी भारत की जनता देख रही है, आपको देख रही है रमन मलिक जी, आपका बर्ताव देख रही है, आपका बर्ताव देख रही है। अब प्रियंका जी मेरी 3-4 डिमांड्स है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, 3-4 डिमांड्स है रमन मलिक जी 3-4 डिमांड है, छोटी सी डिमांड है। देखिए अभी 2-3 चीजों से दुनिया ने इस महामारी को सामने गए हैं और उससे बाहर निकले भी है। करीब 80-90% वो बाहर निकल चुके हैं। अब इसकी एक ही बात है इसकी, वो एक बात यह है कि जो माइग्रेंट लेबर है उनके जेब में पैसा डाला जाए, जो कमजोर वर्ग है उनके जेब में पैसा डाला जाए सीधा। पैसे डालने से दूसरी बात है कड़क लॉकडाउन जो है, पैसे डालने से बीमारी बच जाएगी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। करता हूँ, हम लोग सकारात्मक, हम लोग पॉजिटिव, ये सकारात्मक है। क्यों चिढ़ते हो? पैसे डाल दो जेब में, मनमोहन सिंह साहब ने आपके महाराष्ट्र के जितने भी विपक्षी नेता हैं यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस सारे लोग तो पैसे डालने की बात करते हैं। तो इंजेक्शन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी है रमन जी? एक मिनट प्रियंका जी मेरी बात सुन लीजिए, फिर उनको ठीक है। एक मिनट रुकिए आप दोनों। एक मिनट रमन मलिक जी, प्रदेश सरकार की भी है। ठीक है, एक मिनट। ये बताइए, अगर यूपी के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट लग सकते हैं, अगर यूपी के अंदर, अरे रास्ते पे मरे मेरे भाई लोग, क्या बढ़ाइए प्रोडक्शन, मध्य प्रदेश में लग सकते हैं प्लांट, हरियाणा में काम चालू हो जाता है, तो इनके पास क्यों नहीं होता? आपको ऊपर से ये सो रहे होते हैं, ये खाने के चक्कर शर्म नहीं आती आपको ये सब बात करते हुए? टूटे कहाँ से खसोटे? शर्म नहीं आती आपको ये सब बात करते हुए? तो मैं ये लाशों के ढेर पे खड़े होकर आप सर ऊंचा करके बात कर रहे हो? क्या अवस्था है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में? वसूली गाड़ी चलाई है। ठीक है, और आपको सजेशन देने की बात चल रही है। ठीक है। बादल देवनाथ जी, एक मिनट रुकिए आप दोनों। अतुल जी, रमन जी, अतुल जी रुकिए प्लीज, रुक जाइए। बादल देवनाथ जी, 7वें और 8वें चरण के लिए हालात तो सब लोगों ने देख ही लिए हैं किस तरह के बने हुए। टीएमसी तो अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बाकायदा घर घर में बसने का आप दावा करते हैं, लेकिन अभी दुर्गापुर की तस्वीरें आप देख लीजिए। वहां पर जो टीएमसी के नेता हैं वो बाइक पर रैलियां निकाल रहे हैं, किसी के चेहरे पे कोई मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक नामो निशान नहीं पता क्या टीएमसी के समर्थकों को, टीएमसी के कार्यकर्ताओं, क्योंकि इस वक्त कितना गंभीर समय चल रहा है।
कम से कम आप तो समझेंगे। प्रियंका मैडम जी इन दोनों को बहुत समय दीजिएगा, लेकिन थोड़ा समय भी मुझे भी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात रखिए अपनी। मैं उम्मीद करता हूँ। और मैडम, दो चार बातें पहले करता हूँ। मैं तो पहले सुनता हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, बात में डर है, पूरा देश में मैं घूमता हूँ। मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल दूंगा। मैं बचपन में सुना था, चोर चोरी करने के बाद साधु का ड्रेस पहन के बाद साधु बन के घूमता है, और कोई डाकत है जो डकैती करने से पहले पूजा पाठ करके उसके बाद डाकती में चलता है। और पूरे देश में एक राजा है, पूरे देश के अंदर को वैक्सीन मिले या ना मिले, गरीबों को वैक्सीन मिले या ना मिले, लेकिन देश के राजा को वैक्सीन पहले ही मिल गया। तीसरा बात रामन सुन लीजिए, और एक बात, एक देश एक आइन हर जगह में कहते, कश्मीर में हो, महाराष्ट्र में, एक देश एक आइन, एक आइन, एक देश एक आइन, सब में, हर किसी में। लेकिन वैक्सीन में रामन जी, सेंटर लेगा 300 रुपया, राज्यों लेगा 10 रुपया, और प्राइवेट लेगा 600 रुपया में वैक्सीन लेगा। यहाँ पर क्यों एक आइन क्यों नहीं पा? और जो एक राजा है, मैं बोलता हूँ, कहता हूँ, एक राजा है जो कोरोना के डर ना दाढ़ी काटता है, ना मुझे काटता है, ना बाल काटता है, पूरा देश घूमता है। यही है देश के राजा। वैक्सीन को हर जगह में, हर राज्य में, अब विदेश में, राज्यों में क्या करूँ, तो विदेश में मैं वैक्सीन को, और देश में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन लोगों को नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता हर दिन झूठ कहेगा, जोर से बोलेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए रमन जी, आऊंगी आपके पास। ऊंची आवाज से बोलेगा, लोगों को बोलने का ऐसा बताना करेगा। देखो, हम सब सच है और बाकी सब झूठ है, और विरोधी जितना है बादल जी, अमित शाह को देखिए। ठीक है बादल जी, ये समस्याएं तो हमें भी पता है, ये समस्याएं तो हमें भी पता है कि स्टेट में क्या समस्या बनी हुई है, किस तरह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किस तरह से लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। ये सवाल हम सत्ताधारी पार्टी से पूछते हैं, लगातार पूछ रहे हैं। और अगर आप सुन रहे हो तो मैंने भी पूछा भी है रमन जी से। मेरा सवाल ये था कि 7वें 8वें चरण के लिए प्रचार हो रहा है, राहुल गांधी ने बकायदा रैलियां कैंसिल करने की बात कर दी है। टीएमसी के नेता, टीएमसी के समर्थक, टीएमसी के कार्यकर्ता दुर्गापुर में बाइक रैली निकालते हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। क्या ममता बनर्जी या एक मिनट सुनिए पहले, टीएमसी के सुपीरियर जो नेता है वो कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रहे हैं क्या? आपने यही नहीं कहा कि रैली मोदी जी यहाँ पर कितना सभा करके क्या मत, लेकिन टीएमसी का नाम आपने ले लिया। आपने ये नहीं कहा मैडम, मोदी जी यहाँ पर देश के राजा नहीं सुनी, इसके मतलब आपने मेरी पूरी बात। रमन जी से पहला सवाल मेरा यही था, बादल जी, रमन जी से पहला सवाल मेरा यही था, रैलियों को लेकर ही मैंने सवाल पूछा था। पूछिए देश के लोगों का हर दिन। तो जब उनसे सवाल पूछे तो आपसे भी तो सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि टीएमसी की भी तो रैलियां हो रही है पश्चिम बंगाल में। जो लोगों के पास वीडियो निकालते हैं, जो लोग उन लोगों के पास सीडी लगा देते हैं, और वही लोगों को बुला के बोलता है, आओ भाजपा में आओ, भाजपा में तुमको मंत्री दूंगा, एमएलए बनाऊंगा, एमपी बनाऊंगा, आओ। जितना चोर है, जितना डकैत है, जिनके वीडियो मिलेगा, जो करोड़ रुपया देगा, जो कर्मा नहीं करेगा, विदेश में पैसा दिखेगा, उसको लेके आओ। ठीक है, पार्टी में लेके आओ। राज सिंह देशवाल जी, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए बादल जी। राज सिंह देशवाल जी, सचिव है बेकीओ के। राज सिंह देशवाल जी, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगता रहेगा क्या? कोई तो अपनी जिम्मेदारी समझे इस कोरोना गाइडलाइन को लेकर, कोरोना काल को लेकर, इसकी गंभीरता को लेकर, और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसे लेकर। देखिए, जिम्मेदारी तो जो है ना, इस समय पे जो सत्ता में है उन्हीं की है। अच्छा। कि देश के अंदर अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान निकालने की जिम्मेदारी उसकी है, और बाकी लोगों को, पूरे देशवासियों को सहयोग करना चाहिए उसके अंदर। अब जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये बंगाल के अंदर जो चुनाव हुए, 8 चरणों में चुनाव कराना, जबकि तमिलनाडु में जो है ना, वहाँ 240 सीटें, यहाँ 290-96 सीटें हैं, एक 50 सीटों के पीछे वहाँ जो है ना ऐसा नहीं हो रहा, और यहाँ ये कर रहे हैं। दरअसल हमारी ये जो सरकार है ना, ये दिशा भ्रमित हो चुकी है, और ये किसी भी संकट के समय पे देश का सही जो मार्गदर्शन है या जो उसको चलाना है, अब उस पर संदेह होने लग गया। ऑक्सीजन को लेके देख लीजिए क्या हो रहा है, एक स्टेट दूसरी स्टेट में नहीं जाने दे रही, केंद्र मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ था। जब ये बात मीडिया में उछली, शोर मचा, तब जाकर ये सरकार कहीं जो है ना थोड़ा सा गति पकड़ने लगी।
चिंता की बात है देश के लिए, हम सब के लिए। ये लड़ने का समय नहीं है। इस समय देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है और इस सरकार से जो है ना, आप ये इतनी कुशल सरकार नहीं है, थोड़ी सी कम है कुशलता का इसके अंदर जो फुट है। लेकिन जैसी भी है, अब इससे हमें काम चलाना है, इसका सहयोग करो और इनकी बढ़ाई करते जाओ कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, लगे रहो। अदरवाइज तो ये बदतमीजी को उतर आएंगे और हर किसी को जो है ना उल्टा सीधा बोलेंगे। हर देशवासी का फर्ज है इस समय पे कि खुद जिम्मेदारी ले और सरकार से कोई खास उम्मीद ना करे। और जहां तक ये राज्य एक दूसरे को लड़ रहे हैं, कम से कम केंद्र सरकार इनको तो रोके। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान एक दूसरे के लिए ऑक्सीजन नहीं आने दे रहे। एक एक हॉस्पिटल के अंदर 25-25, 30-30 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। शर्म की बात है हम लोगों के लिए। ठीक है, जो इंडस्ट्री है उसकी कोई कमी नहीं करी इन्होंने। ठीक है रमन जी, आऊंगी आपके पास आऊंगी रमन जी, ताकि आप इन सभी सवालों का जवाब दे सकें। अब इसके बाद में मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं थोड़ा रास्ते में हूँ, तो माफी चाहूंगा मैं अब आपसे। ठीक है। यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जिस तरह से इस वक्त कोरोना काल एकदम से काल बन गया है, जिसमें हजारों की संख्या में 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा सामने आता है कोरोना संक्रमित मरीजों का, और खास तौर पे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो रैलियां देखने को मिले, खास तौर पर जो आयोजन देखने को मिले, उस बाबत आखिर क्या जिम्मेदारी बनती है सियासी दलों की? आखिर वो सुध क्यों नहीं लेते? उनको क्या इस कोरोना काल की गंभीरता समझ में नहीं आती? इस बाबत बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमन मलिक जी। जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं उस बाबत सरकार की कुशलता को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, और न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि अगर देखा जाए तो खुद जनता के जहन में भी ये सवाल है कि आखिर बंदोबस्त पहले से क्यों नहीं किए गए? देखिए, जिस प्रकार से चीजें फैली उसके ऊपर विवेचना करने की आवश्यकता है, और मेरे को ये लगता है कि जिम्मेवार न्यूज चैनल इस कालखंड के बाद उसकी विवेचना जरूर करेंगे और उसमें तथ्य और सत्य निकल के आएगा कि किस प्रकार से एक क्षेत्र में से उस क्षेत्र की में जो सत्तारूढ़ लोग थे उनकी लालसा ऐसी थी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया देखना। लेकिन ये सारी बातें करने के लिए अभी हमारे पास बहुत समय है और ना ही समय आया है कि इन बातों को करा जाए। लेकिन हाँ, 2-4-6 चीजें मैं जरूर बोलना चाहूंगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस, प्रदेशों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट बनने, ये काम हो रहे हैं। हवाई जहाज से भी एयरफोर्स के माध्यम से ऑक्सीजन के ट्रकों को भर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है। इसमें मतलब कुछ मुख्यमंत्री शायद हैं ऐसे जिनको यही नहीं ज्ञात होगा कि ऐसे हो रहा है, बट ये काम हो रहा है, पूरे देश को पता है और देश इसको मानता है। क्योंकि लोग ऐसे हैं कि एक ट्वीट को किसी की मृत्यु के संदेश में सांत्वना देने के लिए 3 बारी ट्वीट करते हैं और वो भी कॉपी पेस्ट करते हैं, उसमें भी गलती कर देते हैं। ये मानस है, ये मेंटल एबिलिटी है उन लोगों की। और तीसरी चीज, हम वेस्ट बंगाल की जब बात करते हैं ना जी, उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसका पैर टूटा होता है ना, वो पैर को ऐसे ऐसे झुलाता फुलाता नहीं है, ना अपने उस टूटे हुए पांव के ऊपर अपना दूसरा पांव रख के बातें कर रहा होता है। ये जो चीजें हैं ना, हम ये भी बात कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता दूं कि हम भाजपा के लोग सेवा ही संगठन के माध्यम से ग्राउंड पे हैं और बाकी सारे अब अंडरग्राउंड हो रहे हैं। और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, क्योंकि हम काम करना जानते हैं और हम काम करेंगे। यहाँ जब मुख्यमंत्री दोषारोपण कर रहे थे, वहां पे हमारे मुख्यमंत्री अस्पताल बनाने में और ऑक्सीजन प्लांट लगवाने में व्यस्त थे। बेशक वो खुद कोविड पॉजिटिव हो, ये फर्क है और ये फर्क हमेशा रहेगा, क्योंकि चिंता हमको देश की है, इनको चिंता अपनी। एक मिनट रुक जाइए बादल जी रुकिए जरा। बादल जी आऊंगी, आपको भी मौका मिलेगा, 1 मिनट रुक जाइए जरा। रमन जी एक बात बताइए, आपने कहा देखिए ऑक्सीजन की मैडम, मेरा एक जो वो किसान नेता चले गए, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये वो किसान नेता हैं जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, रोडें बंद करके बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन आने में डिले हो रही है, ड्राइवरों को पुलिस को कंप्लेंट करनी पड़ती है कि जी हमारे को कहीं से ग्रीन चैनल बना के दो। ऐसे बहुत सारे वीडियो प्रमुख चैनलों ने दिखाए हैं उनके इंटरव्यू के साथ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनको सड़क पे ऑक्यूपाई करके रोकने की, जब पता है कि ऐसी रसद की जरूरत है कि दवाइयों ने आना है, ऑक्सीजन ने आना है, सड़क छोड़ देना साहब, सड़क से हट के भी तो बैठ सकते हैं।
लेकिन नहीं, आप ये वहां पे इफ्तार की पार्टी मना रहे हैं, ठीक है, और वहां पे ऑक्सीजन डिले हो रही है। कोई बात नहीं, अशोक गहलोत साहब, कल की बात है, अशोक गहलोत साहब ने भिवाड़ी के अंदर, राजस्थान भिवाड़ी के अंदर गुड़गांव फोर्टिस हॉस्पिटल जो ट्रक आ रहा था उसको रोक लिया साहब। 3 घंटे 4 घंटे वो 5 घंटे रुका रहा। यहां से बड़े आईएएस ऑफिसर्स ने फोन करा कि साहब हमको मीडिया में जाना पड़ेगा, आपकी सारी लाइव हमारे पास फुटेज है। ठीक है बादल जी, फिर वहां की पुलिस ने छोड़ा। ठीक है बादल जी के भी आपसे कुछ सवाल है रमन जी। हाँ बादल जी पूछिए। देश के लोगों को बर्बाद करने वाला लोग जो है भाजपा है। आप ये नहीं क्यों कहा, हर जगह में कहते हैं एक देश एक आईन, एक देश एक आईन, हर जगह में कहते हैं। टीएमसी तो घर बैठे भजन कर रही थी भाई, टीएमसी बैठे भजन कर रही थी, है ना। आप वहां लोगों को मरवाए और सीआरपीएफ के ऊपर नाम लगाना चाहते हो, शर्म है और धिक्कार है आपके जैसे लोगों पे। अरे क्या ममता दीदी ने बोला कि काट दो और सीआरपीएफ के ऊपर लगा दो इल्जाम, ये तो आपकी मनुष्यता है। एक नंबर के गुंडे हैं टीएमसी वाले, लोगों को काट के टांग देते हैं, उनकी दुकानों से लटका देते हैं, पेड़ों से लटका देते हैं, यही है आपको पता। ओ आराम से बात कर। ठीक है, एक मिनट भाषा पर संयम रखिए। बादल जी बस, बादल जी प्लीज, बादल जी प्लीज रुक जाइए, अब रुक जाइए बादल जी, रुक जाइए बादल जी, प्लीज रुकिए बादल जी, रुक जाइए प्लीज। ठीक है बादल जी प्लीज रुकिए अब जरा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो सवाल उठते आए हैं, मैं यहाँ इस प्रकार की भाषा सुनने नहीं आया। ठीक है, मैंने उनको टोक दिया, रमन जी, मैंने उनको टोक दिया। ठीक है अतुल जी, एक मिनट बादल जी अब रुकिए जरा, रुक जाइए बादल जी, रुकिए अतुल जी, बादल जी प्लीज रुकिए जरा, अतुल जी। देखिए मुझे ये तू मैं जाना नहीं है, और रमन मलिक जी मेरी विनती है कि आप शांति से सुन लेंगे। मैं नागपुर में रहता हूँ और फिर भी बेबाकी से बात करता हूँ, तो समझ लीजिए मैं सुनूंगा नहीं। हाँ, 4-5 बातें हैं जो दुनिया ने की है वो हमने करनी चाहिए। एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ऑस्ट्रेलिया ने 9 महीने का लॉकडाउन किया। हाँ। जर्मनी ने किया। हाँ। आज ऑस्ट्रेलिया कोरोना फ्री है, एंड दे हैव क्रिएटेड एन बबल, एयर बबल बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमें कड़क लॉकडाउन में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएंट 60% ज्यादा तेजी से इन्फेक्शन फैलाता है और 67% मोर डेडलियर देन द अर्लियर वेरिएंट। तो हमें कड़क लॉकडाउन के सिवाय अभी कोई चारा नहीं है। एक दूसरा, कड़क लॉकडाउन करते समय हमें जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज सुबह निकलते हैं, रात को चूल्हा जलता है, ऐसे लोगों को फाइनेंशियल पैकेज सीधा पॉकेट में पैसा डालना चाहिए। तीसरी बात, अभी इससे लड़ने के लिए तीसरी वेव भी आने वाली है, उसके लिए तो हमें सजग होना पड़ेगा। सेकंड वेव के लिए नहीं थे हम, तो हमें बहुत तेजी से वैक्सीनेशन करना चाहिए था। अभी ये कहा जा सकता है कि हमारे शासन में हमने पोलियो के टीका किया है, मीजल्स का किया है, मलेरिया का प्रोग्राम चलाया है, कभी किसी को पैसा नहीं लिया। तब देश गरीब था, आज अमीर है। भले हम कंपनियां बेच रहे हैं हमारे 70 साल में खड़ी की हुई, लेकिन हम फिर भी भाषणों में तो अमीर है ना, तो दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये और चौथी बात, फेडरल प्रिंसिपल अडॉप्ट करना चाहिए। हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन है, अभी मोदी जी ने सारी कमान हाथ में लेनी चाहिए। हमारे यहाँ 7,500 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है। अभी ये अलग प्लांट बनाओ वगैरह, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। 5,500 टन हम बनाते, सरकार बनाती है, 2,000 टन इंडस्ट्री बनाती है, एंड ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील प्लांट्स। तो हमें हमारी जरूरत है 6,042 मेट्रिक टन आज पूरे देश में सारे स्टेटों को। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। एक वक्त कहना कि हम हवाई जहाज से लेके जा रहे एयरफोर्स के, वो पहली डिमांड महाराष्ट्र ने की थी, महाराष्ट्र सरकार ने की थी, एयरफोर्स का इस्तेमाल कीजिए, मिलिट्री का इस्तेमाल कीजिए। तो हमारा कहना यही है। तो आप ये कारण मत दीजिए, किसानों का आंदोलन नहीं टूट रहा है, तो ये आपकी खामियां हैं एज ए गवर्नमेंट। आप उनको लगता है कि हम या तो कोरोना से मर जाएंगे या किसान बिल से मर जाएंगे, यहीं से मरना है वहीं से मरना है। तो ये डेडलॉक आपने ब्रेक नहीं किया है, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। आप इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर डाल नहीं सकते। और किसानों को कृपया करके दोष न दे, उनकी समस्या कैसे सुलझाई जा सकती है वो देखे ना। अगर सरकारी जिम्मेदारी से भागे और सरकार हर बात विपक्ष पे डाले और सरकार हर बार विपक्ष से करना चाहते हैं, तो छोड़ दो सत्ता। ठीक है रमन जी, विपक्ष को दे दो सत्ता। सवालों का जवाब है आपके पास। अतुल जी के सारे सवाल आपने सुन लिए होंगे।
जी रमन जी। सबसे पहली बात ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आज मेरे को यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, उन वैज्ञानिक को बता दूं कि इनके जो मैंने छत्तीसगढ़ वास्तविकता के रखी आपके सामने। जो उनके छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं दियो साहब, उन्होंने बोला कि मैं फला वैक्सीन तो लगाऊंगा, फला नहीं लगाने दूंगा। क्यों नहीं लगाने दोगे साहब? जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में वेंटिलेटर पीएम केयर से गए हैं, वो आज भी रिडंडेंट रखे हुए हैं, उनको लगाया नहीं क्योंकि उसके ऊपर पीएम केयर की मार्का है। उसके अलावा अगले 2 महीने के लिए, ये तो अभी फिलहाल के लिए एक निर्णय ले लिया गया है कैबिनेट के द्वारा कि अगले 2 महीने के लिए 80 करोड़ लोगों को दोबारा जैसे पहले दिया था वैसे अभी फिर से राशन दिया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा तो किसानों को देश के लिए जो जरूरी है वो इस समय ये है कि आप आवाजाही जो है ऑक्सीजन जैसी चीज की, उसको ना बाधित करें। ये जगह जगह देखा गया, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर तो कई एग्जाम्पल हैं, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूँ आज के दिन में कि मेरे को ये बता दें कि जो महाराष्ट्र के अंदर सख्ती बरतनी चाहिए थी, जहाँ महाराष्ट्र में सबसे पहले कोरोना का विस्फोट हुआ, बताइए वहां से फटे, वो पूरे देश में घूमे, तो ये बार बार महाराष्ट्र इकलौता स्टेट है कि जो महाराष्ट्र, अब इन्होंने ये बोला है कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाले पैमाने पे वैक्सीनेशन कर रहा है, रिपोर्ट लानी पड़ेगी। आपने जब महाराष्ट्र में विस्फोट हो रहा था कोरोना का, तो आपने तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रैवल करने दिया। विस्फोट उत्तर प्रदेश में हो चुका है। चलिए ठीक है, 1 मिनट रुकेगा जरा, गुजरात में हो चुका है। ठीक है 1 मिनट, अतुल जी जरा रुक जाइए, अतुल जी 1 मिनट रुकिए, अतुल जी 1 मिनट प्लीज रुकिए, रुक जाइए 1 मिनट। रमन जी ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है अतुल जी प्लीज। अभी सोशल मीडिया जो है ना रुकता नहीं है। ठीक है अतुल जी प्लीज रुकिएगा जरा, रुकिए, मैं भी कुछ पूछ लूं क्या? मैं भी कुछ सवाल पूछ लूं रमन जी से, प्लीज रुक जाइए, क्योंकि जनता के मन में भी सवाल है। रमन जी, हम यहाँ पर जो नेताओं की जिम्मेदारी है, जो सियासी दलों की जिम्मेदारी है, सियासी नेताओं की जिम्मेदारी है, उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। एक बात बताइए, दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, वो अस्पताल में पहुंचते हैं दौरा करने के लिए, वहां पे एक मरीज उनके सामने आता है, कहता है कि मेरे जो परिजन बीमार हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी शायद देखा हो, आपकी भी नजर में आया हो। उन्होंने कहा कि 2 थप्पड़ यहाँ पर मार दिए जाएंगे, खामोश रहो। ऐसी भाषा। ये वीडियो सुना जरूर है लेकिन मैंने देखा नहीं है, और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उस जो भी वीडियो है उसके ऊपर मेरे ख्याल से प्रहलाद पटेल जी अपनी वक्तव्य दे चुके हैं, और उससे आगे मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे को नहीं लगता कि मेरे बोलने से कोई है विषय है। वो अपनी क्लैरिफिकेशन खुद दे चुके हैं। ठीक है। हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि वो लोग आप इन चीजों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये भी बात करें कि जिस प्रकार से परसों हरियाणा पानीपत में से हरियाणा फरीदाबाद जो ट्रक जा रहा था ऑक्सीजन का अस्पताल के अंदर जहां लोग क्रिटिकल थे, उसको सरकार ने ही लूट लिया, दिल्ली की सरकार ने। और दूसरा प्रदेश विवश हो जाता है ये करने के लिए कि अनाउंसमेंट होती है बकायदा होम मिनिस्टर साहब से कि हर ट्रक के साथ स्पेशल पुलिस फोर्स जाएगी ताकि ये ना हो। आप मेरे को ये बताइए, जब सरकारें इस प्रकार के भद्दे खेल खेलेंगी, और महाराष्ट्र और बंगाल ऐसी 2 स्टेटें हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं। अरे लेकिन तो क्या ये सरकारें दोनों जो हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट हेल्थ का है, क्या ये सरकारें उसको मॉनिटर, उसको इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकती थी? ठीक है, ताकि ये मिसाल दिखाएं कि इस प्रकार से मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले अतुल जी, जो रमन जी ने सवाल किया कि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर महाराष्ट्र के पास कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र से खबरें निकलकर सामने आती हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, बाकी चीजों की कमी है। और उधर दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, या फिर जो सत्ता दल के नेता हैं, वो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट, पहले ही सीटें बुक करवा लेते हैं अपने परिजनों के लिए। आम जनता का नंबर कब से आएगा? ऐसा है कि ये बहुत बेबुनियाद आरोप है। एक मैं इनसे बात कर लूं कि
मैंने जो सुझाव दिए थे कांग्रेस पार्टी के, उसका मजाक इन्होंने उड़ाया। मनमोहन सिंह साहब, जिनको दुनिया मानती है, जिन्होंने इकोनॉमिक रिसेशन से देश को निकाला, महामंदी से निकाला था, उन्होंने एक पॉजिटिव सुझाव दिए थे, उनका मजाक हर्षवर्धन जैसे इंसान ने उड़ाया था। तो ये इनका काम है। ठीक है, एक मिनट अतुल जी, महाराष्ट्र के मंत्री, मत लगाओ। मैंने अतुल जी माननीय मनमोहन सिंह जी के ऊपर चिंता जाहिर करी कि उनको कोरोना, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। उनका खत पढ़ लीजिए एक बार, मनमोहन जी, उनका एक खत पढ़ लीजिए आप। हर्षवर्धन जी का, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हर्षवर्धन जी ने भी विषय सामने रखे हैं। महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टोपे जी, उन्होंने कहा पूरी कि तरीके मैं से पैर पड़ता हूं मोदी जी आपके, लेकिन ऑक्सीजन के वजह से लोगों ऐसे हैं जो मारो मत, क्यों कहा था? सुनो, आप जब कह रहे थे तब मैं बात नहीं कर रहा था, सुनिए, धैर्य रखिए थोड़ा। ऐसा है, ऑक्सीजन का कंट्रोल अभी क्या समझा है, बुद्धि का प्रमाण देते हैं, सेल भेल, मैं पहले ही बताया, बाय प्रोडक्ट है इनका। ये सारों पे कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब भिलाई से हमको 125 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन मिलता था, अब इन्होंने उसको कम करके 60 मेट्रिक टन तक लाया। रेमडेसिविर हमको 50,000 देने वाले कंपनी को कहा गया कि 500 के ऊपर पर डे मत दो, 50,000 की जरूरत है हमारी। और अभी सेंटर ने जो ऑर्डर निकाला है उससे हमको सिर्फ 26,000 वायल्स मिलेगी। रेमडेसिविर इतनी अवस्था खराब है कि भाजपा के पार्टी कार्यालय में मिलता है। एक न्यूज़पेपर ने, लीडिंग दैनिक भास्कर ने मेन पेज पर CR पाटिल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात के, उनका मोबाइल नंबर छाप दिया कि यहां मिल रही है, ये दे रहे, इन्होंने एडवर्टाइज ही दिया था। ठीक है, गुजरात के हाईकोर्ट ने कहा कि शर्म आती है। ठीक है, आपके पास क्या सवाल का जवाब है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े क्यों हैं? हाँ, इसका सवाल का जवाब इसलिए कि हम ट्रांसपेरेंटली टेस्टिंग कर रहे हैं। 3 लाख के आसपास हमारी रोज की टेस्टिंग है, हमारी 4 लाख के आसपास वैक्सीनेशन गई थी, हम ट्रेसिंग कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं यूपी मेरे भाई लोग, पूरे देश में मेरे भाई लोग रहते हैं। मैंने शपथ पढ़ी है स्कूल में, भारत मेरा देश है, सारे भारतवासी मेरे भाई बंधु। तो मैं ये बीजेपी कांग्रेस नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको छुपाना है, आपको अगर शमशान घाट में टीन के पत्रे लगा के लाशों को छुपाना है, तो फिर ये जनता के साथ धोखा है। सरकार, कोई भी सरकार करे, ठीक है, जनता के साथ धोखा, आपको धोखा करना है। समय कम है मेरे पास, बादल जी अपनी बात कहिए। टेस्ट नहीं करना, आप करो। ठीक है, बादल जी, जनता के साथ धोखा। अभी खबर आया, मैसेज आया मोबाइल में, गुजरात में 5 अप्रैल से वैक्सीन दिया जा रहा है। दूसरा, मतलब बंगाल में 10 करोड़ के ऊपर लोग है, 10 करोड़ के ऊपर। आज वैक्सीन आया, अभी तक आधा घंटा पहले वैक्सीन 4 लाख वैक्सीन आया, 4 लाख, सिर्फ 4 लाख। और मैडम, अब सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सीरम भारत बायोटेक का वैक्सीन बनाने में 2 महीना और लगेगा, तब हो जाएगा। तो जुलाई में इतना अनप्लान्ड जो मोदी जी ने इसमें विदेश में भेज दिया गया, बहुत बड़ी त्रासदी को हम आगे जा रहे हैं। चुनाव के बाद जो विस्फोट होगा कोरोना का, वो संभालने से बाहर जाएगा अगर आज प्रॉपरली उसका प्लानिंग नहीं। समय कम है मेरे पास, बादल जी को बात पूरी कर लेनी दीजिए। के लिए बंगाल के लिए जो वैक्सीन ऑक्सीजन बात किया ममता बनर्जी ने, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, बंगाल में ऑक्सीजन वैक्सीन नहीं भेजा जा, उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिया, लेकिन बंगाल में तुरंत 5 मिनट का रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। और तीसरा जो मैं कहना चाहता हूँ, टोटली पर्सन कमीशन ऑफ इंडिया फेल्योर एंड पीएमओ ऑफ द, क्योंकि मैडम प्रवासी मजदूरों को पैसे मारते एक साल पहले, इस समय लॉकडाउन चाहिए, कोरोना का मरीज कम था, उस समय लॉकडाउन, जिस समय लॉकडाउन उस समय हो गया, तो अभी बोल रहा है तो टोटली ठीक है, मतलब आप भी आरोपी लगाएंगे। ठीक है, आप भी आरोपी लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है मेरे पास। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे यहाँ पे चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सवाल ये उठता है कि त्रासदी आने वाली भी है, त्रासदी है भी, लेकिन सवाल ये उठता है सियासी दल आखिर अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। आरोप प्रत्यारोप यही हर बार देखने को मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि जो असल समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। क्या पक्ष और विपक्ष दोनों को मिल बैठकर इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढना चाहिए? जवाब मुश्किल है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।